एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? देखो, आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3। अब पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप वो पार्ट देखिएगा और फिर ही आप अच्छे से चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चले, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज का हमारा टॉपिक होता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, कैसे लोगों ने अपने आप को एक राष्ट्र एक तरीके से बनाया, है ना। अब चलो शुरू करते हैं। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, अगर आप मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखते हो, नक्शे को देखते हो, तो क्या होता है यूरोप, यू विल फाइंड, अगर आप यूरोप के नक्शे को देखते हो, ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो दैम टुडे। तो कोई नेशन स्टेट ऐसे थे ही नहीं उस नक्शे में जैसे कि हम आज देखते हैं, है ना। मान लो कि अगर हम बात भारत की कर रहे हो तो समझो कि भारत था ही नहीं। ये राजाओं का इलाका, ये राजाओं का इलाका, ये राजाओं का इलाका, ठीक है। तो कोई भारत की कोई डेफिनेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। सेम एज अगर हम बात करें यहाँ पर यूरोप की, तो यूरोप की भी वो यही बोल रहे हैं कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में वो नेशन स्टेट जिन्हें हम आज जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं जर्मनी के नाम से, या जिन्हें हम जानते हैं इटली के नाम से, या हम जानते हैं स्विट्ज़रलैंड के नाम से, वो कुछ थे ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, तो फिर था क्या वहाँ पे? ज़मीनें तो थी, ज़मीनें तो हमेशा से रहीं, लेकिन अगर हम आज कहें कि ज़मीन का नाम जर्मनी है और ज़मीन का नाम इटली है और ज़मीन का नाम स्विट्ज़रलैंड है, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, इनके नाम ये नहीं थे। तो फिर क्या नाम थे? तो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वो डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। तो वो जगहें किंगडम्स में बटी हुई थी, वो जगहें डचेस में बटी हुई थी, कैंटन्स में बटी हुई थी, ठीक है। इन जगहों को हम क्या बोलते थे? इस राजा का किंगडम है, ये कैंटन्स है। कैंटन्स जैसे स्टेट होते हैं ना, वैसे ही होता है। अब हुज रूलर हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज, और ऑटोनॉमस टेरिटरीज का मतलब यही होता है कि वहाँ के, ठीक है, इन किंगडम्स के या डचेस के या कैंटन्स के जो राजा हुआ करते थे, उनका होता था अपना ही एक स्वायत्त क्षेत्र। ऑटोनॉमस टेरिटरीज मतलब एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा, उसने बोला राजा ने कि ये मेरा किंगडम है, यानी कि यहाँ पर जो भी शासन चलेगा वो मेरा चलेगा। इस टेरिटरी, इस क्षेत्र पर पूरा ऑटोनॉमस मतलब मेरा ही अपना जो है वो शासन चलेगा, ठीक है। तो इस तरह का राजा का शासन चला करता था उन ज़मीनों पर। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। तो ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट, ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट यूरोप का, बड़े ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस चैप्टर में, ये जो भी पर्टिकुलर मैं पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ आपको। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट की और हम बात करें सेंट्रल पार्ट की, तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का शासन चलता था। कैसे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का मतलब होता है? ऐसे निरकुंश राजा, है ना, जिनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, और इनकी उस ज़मीनों पे, मान लो ये एक जगह है, ये ईस्टर्न यूरोप है या फिर ये सेंट्रल यूरोप है, ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा होगा उस पर शासन किसका होगा? मतलब एक उसी राजा का होगा और उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होगा, ठीक है। और लोग कैसे रह रहे हैं? यहाँ पर कुछ और भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ और भाषा बोलने वाले, यहाँ पर कुछ और भाषा बोलने वाले, तो बड़े ना डाइवर्स पीपल, अलग उनका कल्चर, तो कुछ कॉमननेस ही नहीं थी उन लोगों में आपस में। तो दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के लोगों के बीच में रह तो रहे थे, राजा तो था, है ना, उनका कोई राजा तो था, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बाकी लोगों से, क्योंकि कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे हम सब आज क्या बोलते हैं कि गुजराती हो, राजस्थानी हो, या फिर क्या हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, या फिर कोई भी नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो हम में है ना एक कलेक्टिवनेस, उनमें नहीं थी, है ना, उनमें नहीं थी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी उस समय। किन में नहीं थी भाई? ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के लोगों में, ठीक है, और कोई उनका कॉमन कल्चर भी नहीं था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अक्सर तो ये भाषाएं बड़ी अलग अलग बोला करते थे, एंड बिलोंग करते थे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक ग्रुप्स? अलग अलग जातीय समूह को ये बिलोंग करते थे। तुम इस जाति के हो, ये ग्रुप अलग जाति का, ये ग्रुप अलग जाति का, ये ग्रुप अलग जाति का। मानो कि राजा एक है इस पूरे एरिया का, मानो कि राजा एक है, लेकिन यहाँ कोई और एथनिक ग्रुप रह रहा है, यहाँ कोई और एथनिक, यहाँ कोई और एथनिक ग्रुप रह रहा है, यहाँ मतलब इनका जातीय ग्रुप जो है वो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं। अब अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की भाषाएं बोल रहे हैं, तो फिर कॉमननेस आई कहाँ से? तो कॉमननेस नहीं थी इन लोगों के अंदर कुछ भी। अब अगर हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, द हैब्सबर्ग एम्पायर,
ठीक है। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ना वो किस पे शासन करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी पर। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर, नाम याद रखना, शासन किस पे हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी पर। किसने करा था? हैब्सबर्ग एम्पायर ने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉज द पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स, बड़े अलग अलग रीजन थे। मान लीजिए कि हैब्सबर्ग एम्पायर वाला क्षेत्र है हमारा, पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन कर रहा है, हैब्सबर्ग एम्पायर कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बड़े अलग अलग टाइप के ना रीजन्स बने हुए हैं, अलग टाइप का रीजन है, ये अलग टाइप का रीजन है, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, सब अलग अलग टाइप के रीजन्स हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर पैच वर्क सा दिख रहा है ना कि बड़े अलग अलग काइंड ऑफ पीपल यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, इट इंक्लूडिंग द अल्पाइन रीजन, द टायरॉल, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज अगर हम बोहेमा की बात करें, अब वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी क्या करती है? प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। अब आपको ना कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बता रखे हैं, ठीक है, कि भाई एल्प्स में अगर हम बात करें, एल्प्स के ट्रियोल में, या फिर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में, स्टूडेंटलैंड है ये, स्पेलिंग याद कर लेना भाई, जैसे इलाके के साथ साथ अगर हम बोहिमा की भी बात करें, वो कह रहे हैं तो बोहिमा में क्या होता था? प्रीडोमिनेंटली मतलब वहाँ पर जर्मन ज़्यादा लोग बोलते थे, प्रीडोमिनेंटली मतलब कुलीन वर्ग जो होता था, एरिस्टोक्रेसी को बोलेंगे हम, कुलीन वर्ग, अमीर लोग जो होते थे। प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर वो क्या बोलते थे भाई? जर्मन भाषा बोला करते थे। कहाँ बोला करते थे? बोहिमा में। कौन बोला करते थे? एरिस्टोक्रेसी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। अब वहाँ पे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस कौन कौन से थे? लोम्बार्डे, और लोम्बार्डे के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इटालियन भाषा बोलने वाला था हमारा वेनेशिया, ठीक है। ये स्पेलिंग सहित याद कर लेना इनको। अगर हम बात करते हैं हंगरी की, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बोलती थी मैग्यार। देखो अब आप खुद ही देख लो कि सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग भी हो गए, इटालियन स्पीकिंग भी हो गए, मैग्यार बोलने वाले भी हो गए। वाइल दी अदर हाफ जो बोलते थे वो कौन सा बोलते थे? वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलते थे। कहाँ पर? हंगरी में, है ना। हंगरी में लोग कौन सी भाषा बोलते थे भाई? मैग्यार भाषा बोलते थे। आधी पॉपुलेशन तो मैग्यार बोल रही है हंगरी में, जबकि बाकी की आधी जो है वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोल रही है, अलग अलग टाइप के डायलेक्ट्स बोलियाँ बोलती है। अगर हम बात करते हैं गैलिशिया की, तो एरिस्टोक्रेसी बोले तो अमीर लोग, एरिस्टोक्रेसी मीन्स अमीर लोग जो होते थे, है ना, वो क्या बोलते थे? प्रभावशाली लोग बोल सकते हैं उनको, वो पॉलिश भाषा बोला करते थे। बिसाइड्स दीज देयर डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सेम एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, ठीक है। समझ लो आगे क्या बात, तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई इन प्रभावशाली समूहों के अलावा, हम ये बोल रहे थे ना अलग अलग जगह पे प्रभावशाली समूह थे, इनके अलावा भी क्या था? हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर, हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर, मैंने बताया ये पूरा हैब्सबर्ग साम्राज्य है, इसकी सीमा रेखाओं के अंदर अंदर, यहाँ पर अंदर अंदर लोग तो डाइवर्स रह रहे हैं, पर क्या है कि प्रभावशाली लोगों के अलावा और भी तो लोग रह रहे होंगे ना, तो भारी संख्या में खेती करने वाले लोग थे, ये रहा ना सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, तो भारी मास ऑफ सब्जेक्ट मतलब बहुत सारे लोग, मास ऑफ सब्जेक्ट मतलब बहुत सारी प्रजा, इस साम्राज्य की क्या होगी? प्रजा होगी। तो ये लोग पीजेंट्स भी हुआ करते थे। अब सारे अमीर थोड़ी ना होंगे, फिर पाएगा कौन, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे कि बोहेमियंस एंड स्लोवॉक, बोहेमियन एंड स्लोवॉक टू द नॉर्थ में रहा करते थे, और कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट, और पूरब की तरफ ट्रांसफेनिया में रहने वाले राउमन लोग हुआ करते थे। बड़े 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 ध्यान से ना इन सारी स्पेलिंग्स को याद कर लेना कि राउमन लोग रहा करते थे यहाँ पर, ठीक है। अब आइए आगे, ट्रांसफेनिया वाला भी हो गया था ना। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। अभी इतना डिफरेंस, इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, इतनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, तो भाई उन लोगों के अंदर वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी तो प्रमोट नहीं हो पा रही थी, नॉट इजीली, इतना आसान नहीं था पॉलिटिकल यूनिटी उनके अंदर डालना। द ओनली टाई जो उनको बांध के रखती है वो क्या थी? इस ड्राइवर्स ग्रुप की टुगेदर वाज अ कॉमन अलायंसेस टू दी एम्परर। सबका कॉमननेस क्या थी कि भी हमारा राजा एक, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, वैरायटी ऑफ पीपल है, काम भी अलग है, लेकिन राजा एक है, तो बस दैट इज़ दी ओनली थिंग जो कि कॉमननेस थी उनके अंदर। तो फिर इन्हें कैसे समझाएं कि राजा को हटाओ और पॉलिटिकली आप खुद चुनो? बड़ा मुश्किल है लोगों को समझाना। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर, हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ उतर के बोर्ड में भी आ सकता है। तो फिर किस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो, या फिर नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो फिर कैसे उभरा,
ठीक है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अगर हम बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग, जो अमीर लोगों का वर्ग हुआ करता था, और नया मिडिल क्लास कैसे आया फिर, है ना, या तो बहुत अमीर हुआ करते थे या बहुत गरीब हुआ करते थे, तो फिर मिडिल क्लास कैसे आया बीच में। सोशली एंड पॉलिटिकली अगर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बात करें, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन दी कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो ज़मीन के मालिक, ज़मीन का जो मालिक होता था, कुलीन वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभावशाली था। यानी कि ज़मीन के जो मालिक लोग हुआ करते थे, ठीक है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की भैया ये ज़मीन मेरी है, ठीक है, इस तरह के जो मालिक हुआ करते थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो हुआ करती थी, कुलीन वर्ग अमीर लोग जो हुआ करते थे, इनकी अपनी ज़मीनें हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था उस कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो जो भी लोग वहाँ पर रहा करते थे, जो मेंबर्स हुआ करते थे, कौन सी क्लास के, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, जिनकी ज़मीनें अपनी हैं, वो कॉमन वे ऑफ लाइफ था, मतलब अमीर लोग सारे एक ही जैसे तरीके से रहा करते थे। एंड कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो होता क्या है, रीजनल डिविजन्स होते थे उनमें क्या, तो इस वर्ग के जो भी सदस्य होते थे एक साझा जीवन शैली में बंधे होते थे, मतलब उनका जीवन में ना कॉमन तरीका होता था जीने का। आज भी तुम देखो अमीर लोग जो है क्या है भाई, उनको कॉमन तरीका क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, एसी लगे हुए हैं, बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, तो जीवन शैली तो बहुत कुछ एक जैसी ही है, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। जीवन शैली में बंधे हुए तो थे लेकिन क्षेत्रीय विभाजन थे। ठीक है, कट अक्रॉस थे, रीजनल डिविजन्स थे बहुत ज़्यादा। दे ओन्ड एस्टेट इन देयर कंट्री साइड। और उनका क्या हुआ करता था, कंट्री साइड में अगर हम बात करते हैं तो उनकी जायदाद होती थी। कंट्री साइड किसको कहते हैं बेटा, गांव वगैरह में, तो गांव वगैरह में उनके टाउन हाउसेस हुआ करते थे, उनके स्टेट्स, उनकी उनकी जायदाद होती थी, उनकी शहरी हवेलियाँ होती थी। ठीक है, टाउन हाउसेस मतलब शहरी हवेलियाँ। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो जब ये फ्रेंच भाषा बोलते थे तो बोलते किस लिए थे, राजनीतिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच ये फ्रेंच भाषा बोला करते थे। कौन लोग, किसकी बात चल रही है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की बात चल रही है। ठीक है, जिनका क्या था, कॉमननेस थी, कैसी, वे ऑफ लाइफ उनका काफ़ी कॉमन था। हमने ये पढ़ा कि वो रीजनल डिविजन्स तो थे उनके, लेकिन ज़िंदगी जीने का तरीका काफ़ी कुछ एक जैसा ही था। इन लोगों के पास क्योंकि पैसा बहुत था, ज़मीनें बहुत थी, तो कंट्री साइड में भी हम कह सकते हैं कि उनके जायदाद, स्टेट्स यानी कि जायदाद होती थी, और टाउन हाउसेस यानी बड़ी शहरी हवेलियाँ हुआ करती थी। भाषा बोलते थे फ्रेंच, कब बोलते थे, कहाँ बोलते थे भाई, राजनीतिक कार्यों के लिए बोलते थे, और हाई सोसाइटी में, जैसे कि आज हम लोग भारत में करते हैं ना, इंग्लिश बोल रहा है वाओ, तो वैसे ये लोग फ्रेंच भाषा जो है वो उस समय बोला करते थे। ठीक है, द फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। और ज़्यादातर इनके जो परिवार होते थे वो शादी के बंधनों में बंध जाते थे आपस में। अमीर अमीर से शादी करता है, गरीब गरीब से शादी करता है, तो वही वाली बात कि अमीरों में आपस में ये लोग शादियाँ कराया करते थे। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो किसानों की थी। आज भी अगर देखें तो ज़्यादातर किसानों की पॉपुलेशन है। अमीर लोग होते थे, बहुत होते थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, लेकिन ओबियसली इनकी पॉपुलेशन कम थी, किसान बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब आइए आगे। टू द वेस्ट अगर हम बात करें तो बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। थोड़ा याद करते चलना डायरेक्शंस के साथ। तो वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पश्चिम में ज़्यादातर किसान जो होते थे, ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार कौन, जिसने किराए पे ज़मीन ले रखी है, और छोटे काश्तकार जो होते थे वो खेती करा करते थे, स्मॉल ऑनर्स जो होते थे। ठीक है, तो ज़्यादातर तो छोटे टेनेंट्स जो किराए पे ज़मीन ले रहे हैं, पर छोटे ज़मीन के टुकड़ों के ऑनर्स होते थे, वो मिलते थे हमें। कहाँ मिलते थे ये लोग, वेस्ट साइड में मिलते थे। ठीक है, वाइल अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो पैटर्न ऑफ लैंडलॉर्ड्स वर करेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती के जो ऑनर्स होते थे, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग जिनकी होती थी, पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग्स हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरों में वो बटी हुई थी। ठीक है, किसमें बटी हुई थी भाई, वास्ट एस्टेट्स, बड़ी बड़ी जागीरें बटी हुई थी उसमें, विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। उन जागीरों पे कौन काम करता था, सर्व्स कौन होते हैं, भूमि पर दास की तरह काम करने वाले लोगों को सर्व्स बोलते हैं। ठीक है, आगे आएगा वैसे मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो पेपर बिल्कुल आ सकता है। कि नेपोलियन ने इन्वेड किया था इटली में, नेपोलियन एक बार बिगिन हुई थी 1797 में। ठीक है, 1797 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है कि नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। ठीक है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था और नेपोलियन ने युद्धों की शुरुआत कर दी थी 1797 में। ठीक है, 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क।
और फॉर MCQ नेपोलियन वार्स भी तभी मतलब स्टार्ट हुई थी जब उसने इन्वेड किया, आक्रमण किया, ठीक है, तो सीधी सी बात है वॉर्स शुरू हो गई थी। अब आइए 1814 और 15 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो फॉल हुआ नेपोलियन का, यानी कि नेपोलियन का पतन हो गया और विनाया पीस सेटलमेंट होता है, यानी कि नेपोलियन को राजा लोग मार देते हैं और उसके बाद फिर आपस में पीस सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत कुछ जीता था। तो अभी आगे पढ़ोगे वो लोग सब वापस दे देंगे राजाओं को। 1821 की बात करते हैं तो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है उस समय, यूनानी स्वतंत्रता के लिए लोग संघर्ष करते हैं। और अगर 1848 की अगर हम बात करते हैं तो रेवोल्यूशंस इन यूरोप अराइजेस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवॉल्ट होते हैं अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लासेस डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूशन की एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं चेक, ये सब राष्ट्र राज्यों की मांग करने लगता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 1848 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब आइए आगे अगर हम बात करते हैं 1859 और 1870 के बीच में यूनिफिकेशन हुआ था इटली का, 1866 और 1871 के बीच में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। सब आगे आप पढ़ने वाले हो, डोंट वरी। और 1905 में अगर हम बात करते हैं तो स्लेव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन दी हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर्स। तो हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद जो है था वो काफ़ी मजबूत हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ते जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें याद भी करनी होती हैं हिस्ट्री में, सो याद करते भी चलना। चलो आगे देखते हैं। इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन्ड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस whose existence was based on the production for the market, है ना, कन्फ्यूजन है। चलो समझाती हूँ, धीरे धीरे समझता हूँ। इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप होता क्या है, ग्रोथ होती है, किसकी ग्रोथ होती है भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। इंडस्ट्रीज से भी जो भी उत्पादन होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, इंडस्ट्रीज में जो भी उग के आएगा, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होगा और जो भी व्यापार होगा, मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन, सो उसी के हिसाब से ग्रोथ होगी टाउन की, शहरों का भी उसी तरह से विकास होगा। और इमरजेंस होता है कॉमर्शियल क्लास का। कॉमर्शियल क्लास कौन सी होती है, वाणिज्यिक वर्ग जो होता है हमारा, कमर्शियल क्लास आ जाती है, जिनका एग्जिस्टेंस ही बेसिक किस पर, प्रोडक्शन पर, मार्केट में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। क्या है कहानी, ये है कि पश्चिम और मध्य यूरोप के काफ़ी हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन होता है ना, औद्योग यानी कि इंडस्ट्री से चीज़ें बन के आती हैं और व्यापार होता है, वृद्धि होती है, शहरों में विकास होता है। और इस तरीके से जब इस तरह का एक नया ग्रुप हमारा जो है वो निकल के आता है, कॉमर्शियल क्लास हमारी आती है। पहले क्या होता था, राजा हो रहे हैं, जागीरदार हो रहे हैं या किसान हो रहे हैं, अभी बीच में कौन सी आ गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गया, ये सब इंडस्ट्री वाले लोग भी आ गए। जिनका अस्तित्व किस चीज़ पर निर्भर था भाई, इनका अस्तित्व निर्भरता ये कमर्शियल क्लास का अस्तित्व है ना। कमर्शियल क्लास कब रह सकती है कि बाजार में कितना उत्पादन हो रहा है, उसी पर तो ये व्यापार वगैरह करेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ था इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट होता है इंग्लैंड में, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का लगना, वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ होता है। बट अगर हम फ्रांस की बात करें वहीं, तो पार्ट्स ऑफ फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स में इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यहाँ लेट हुआ, इंग्लैंड में पहले ही हो गया था, इंग्लैंड में सेकेंड हाफ में ही हो गया था 18th सेंचुरी के। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी के कुछ स्टेट्स की, जर्मन स्टेट्स की, तो वहाँ पर होता है 19th सेंचुरी में जाके, ठीक है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इन इट्स वेक जब ये स्टार्ट होता है, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बिगनिंग, नए नए सोशल ग्रुप आते हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। पहले क्या है, हमारे जागीरदार हो रहे हैं और ये खेतों पे काम करने वाले लोग हो रहे हैं, ये दो टाइप के लोग हो रहे हैं। बीच में अब आता है मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रीज में काम करेगा। अब आइए चलिए, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, एक वर्किंग पॉपुलेशन आ गई जो कि कंपनियों में है ना, इंडस्ट्रीज में काम करने लगी। और मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आए, एंड मिडिल क्लास बन गया। वो किससे बनाए मिडिल क्लास भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, बिजनेसमैन आ गए, प्रोफेशनल्स आ गए, ये लोग भी आने लगे, ठीक है। पहले तो कौन होता है, ज़मीन के जागीरदार वगैरह ही होते थे, राजाओं की बात कर सकते हो, या फिर गांव के किसान बहुत ही बेचारे है ना, वो होते थे। लेकिन अब आ गई एक मिडिल क्लास, जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी 18वीं शताब्दी के मध्य में। अगर हम बात करते हैं तो कहाँ लगी 18वीं, इंग्लैंड वगैरह में लगी थी, है ना, इंग्लैंड में लगी थी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, तो फिर फ्रांस में और जर्मन स्टेट्स में भी लगी। और जब ये इंडस्ट्रीज़ लगी तो इनमें काम करने वाले लोग भी आए, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बिजनेसमैन आए और प्रोफेशनल्स आए। अगर हम बात करते हैं इन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, तो ये ग्रुप्स जो थे कम लोगों के थे टिल लेट 19th सेंचुरी तक, ठीक है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल 19th सेंचुरी तक, कम लोग इसमें काम करते थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। और फिर क्या होता है इसके बीच में, जो कुलीन विशेष अधिकारियों की समाप्ति के लिए
समाप्ति के बाद कुलीन विशेषाधिकारों की जब समाप्ति हुई उसके बाद शिक्षक और उदारवादी मध्यम वर्गियों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए। जब आप बात कर रहे हो कुलीन जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जिन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे, जब वो लोग समाप्त हो जाते हैं तब कौन लोग आते हैं? तब आते हैं शिक्षित लोग, उदारवादी लोग। ठीक है, शिक्षित और उदारवादी लोग आते हैं और वो किस चीज़ की मांग करते हैं? राष्ट्रीय एकता के विचार फिर वो लेकर आते हैं। ठीक है, लोगों को समझाते हैं। क्या समझ रहे हो इस लाइन से? ये समझ रहे हो आप कि क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं, आप काफ़ी लेट आगे आ गए ना अब हम, तो एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन वर्ग है वो समाप्त हुआ। वो समाप्त हुआ तो फिर कौन लोग आए? एजुकेटेड पीपल आए, लिबरल मिडिल क्लास, उदारवादी लोग आए जिनके थोड़ी थॉट प्रोसेस अलग होगी। ठीक है, और ये क्या आइडिया लेकर आए थे? नेशनल यूनिटी का आइडिया लेकर आए थे। ये एबोलिश करे, ठीक है, फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ, हाँ, जब एबोलिशन हो गया था मतलब किसका? एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का, इसने फिर इस तरह की यूनिटी, नेशनल यूनिटी काफ़ी पॉपुलैरिटी ले ली। अब आइए, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? उदारवादी राष्ट्रवाद। अब हमने पीछे बात करी ना कि जब एरिस्टोक्रेसी खत्म होती है तो फिर ये उदारवादी आते हैं, लिबरल्स आते हैं। तो है क्या लिबरल्स? कौन होते हैं लिबरल्स? सो व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? Ideas of national unity in Italy 19th century में यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism। क्या होता है कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशक में, जब शुरुआत के 10-10 साल चल रहे थे, शुरुआती जो 10-10 साल के पहले दशक होते हैं उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं, लिबरलिज्म से उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। ठीक है, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 18th सेंचुरी में बात कर 19th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में क्लोजली अलाइड हो जाते हैं। अलाइड होने का मतलब क्या होता है? संबंधित हो जाते हैं, मिल जाते हैं उससे, है ना, जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं भाई? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से। अब द टर्म लिबरलिज्म, यही से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, लिबर बोलते हैं, वहाँ से आया, जिसका मतलब ये होता है, लिबर का मतलब होता है फ्री। अब ये हर एक के लिए ना लिबरलिज्म का मतलब ही अलग होगा। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। अगर हम बात करें कि मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, है ना, हमने कहा लिबरलिज्म का आइडिया आया कब आया? अर्ली 19th सेंचुरी में आ गया। कहाँ आ गया? इंग्लैंड में आ गया, सॉरी यूरोप में आ गया। ठीक है, अब ये लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म किसके लिए क्या बना? तो अगर हम बात करें मिडिल क्लास लोगों की, वो जो बिजनेसमैन वाली क्लास आई थी हमारी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाली क्लास आई थी हमारी, इन लोगों का मतलब ये था लिबरलिज्म आ गया। इसका मतलब लिबरलिज्म क्या है कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज़ की? फॉर इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल फ्री हो, किसी के अधीन ना हो, और इक्वालिटी हो लॉ के आगे, मतलब कानून के आगे सब बराबर हो, जैसे आज हमें मिली हुई है। ठीक है, पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इम्फेसाइज करता है लिबरलिज्म वर्ड किस पे? द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि गवर्नमेंट बने कंसेंट के द्वारा, चुनाव के द्वारा, जैसे सहमति से आज बनती है कि लोग चाहते हैं जैसे उसे अपना लीडर बनाते हैं। सिंस अगर हम बात करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबरलिज्म सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, है ना भाई। फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि वो चाहते थे एरिस्टोक्रेसी समाप्त हो जाए, एंड हो जाए। तो उनका मतलब तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर हम बात करते हैं तो लिबरलिज्म का मतलब उनके लिए तो यही था कि एंड हो जाए एरिस्टोक्रेसी का, और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं, जो पादरियों को चर्च के अलग से जो हैं अधिकार मिलते हैं, वो उन्हें ख़त्म होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू दी पार्लियामेंट। ठीक है, लिबरलिज्म का फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर हम मतलब देखते हैं तो क्या निकलता है कि एरिस्टोक्रेसी खत्म हो, चर्च पादरी वगैरह को जो विशेष अधिकार मिले वो नहीं हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट के द्वारा। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड, उन्होंने किस चीज़ पे भी स्ट्रेस दिया? द इनअवॉइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाने देते थे। जैसे आज आप बोलते हो आपका घर है तो आपका कुछ नहीं होता था, पहले सब राजा का होता था। ठीक है, तो फिर इन्होंने इस चीज़ पे भी वो डाला कि भाई लिबरलिज्म में ये भी होना चाहिए कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का राइट मिलना चाहिए। येस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ भाई, इक्वालिटी यानी कि 19वीं सदी में ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष वो कह रहे हैं क्या हो भाई, बराबरी का विचार सबके लिए, मताधिकार का विचार सबके पक्ष में हो। यस, येट, फिर भी अगर हम बात करते हैं, यस नहीं है, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर। डिड नॉट नेसेसरी, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सबको चुनाव देने का अधिकार चुनाव में मताधिकार का अधिकार मिल जाए।
ठीक है, तो किसको अधिकार नहीं देने की बात हो रही है यहाँ पर? क्या कन्फ्यूजन चल रहा है यहाँ पर? चल रहा है कि यू विल रिकॉल, तो याद करो कि जब रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे फ्रांस के, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था इन लिबरल डेमोक्रेसी में, उन्होंने राइट टू वोट किसको दिया था? एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, है ना, उसी को तो दिया गया था। तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब नहीं था यहाँ पर कि सबको मताधिकार मिले। मताधिकार का मतलब किसको मिलना था यहाँ पर? यहाँ पर मिलना था जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी हो। मैन विदाउट प्रॉपर्टी और विमेन को तो इससे एक्सक्लूड किया गया था, राइट। ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड, केवल कुछ ही टाइम के लिए, जब जैकोबिन्स क्लब वगैरह बने थे, जब जैकोबिन्स आए थे, डिड ऑल द एडल्ट मेल्स इन्जॉय, उन्होंने सारे एडल्ट्स ने कुछ टाइम पीरियड के लिए इन्जॉय किया था ये सफरेज को। सफरेज समझ रहे हो ना? चुनाव में जो आप अपना मताधिकार देते हो, आपका मत देने का अधिकार होता है, वोटिंग का अधिकार होता है, राइट, वो सबको नहीं था, ठीक है। तो यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत के जो दशक थे उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से काफ़ी ज़्यादा जुड़कर ये हमने पढ़ा कि लिबरलिज्म जो है उसका लिबर वर्ड पे वो आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। जो नए नए मिडिल क्लास लोग आए थे उनके लिए उदारवाद का मतलब क्या था? वो लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि आज़ादी मिले, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हों। राजनीतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो उदारवाद क्या मतलब, लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि सरकार पर ये चीज़ पे जोर देता है कि ऐसी सरकार बनी जो लोगों की सहमति से बनी हो। अब हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद होता ही है कि उदारवाद जो होता है, लिबरलिज्म जो होता है, वो निरकुंज शासक, है ना, राजाओं के विरोध में उतर आया था। कि लिबरलिज्म का मतलब ही क्या था? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या था? कि हमें राजाओं से आज़ादी मिले, पादरी वर्ग को कोई विशेष अधिकार ना मिले, संविधान बने, संविधान में संसदीय प्रतिनिधि सरकार ऐसी बने जो मतलब जिसके ना मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो वो, है ना, ऐसे ही नहीं बन जाए कि कोई भी राजा बन के खड़ा हो जाए। 19वीं सदी में अगर हम बात करते हैं तो निजी संपत्ति के अधिकार पे भी बात की गई कि भाई निजी संपत्ति भी होनी चाहिए लोगों की अपनी, आपने खरीदी आपकी हो। लेकिन जब इतने सारे लिबरलिज्म की बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि सब बराबर है, सब बराबर है, कानून के समक्ष जो बराबर होने की बात हो रही है, तो उसमें मताधिकार की बात नहीं हो रही थी, वो मताधिकार के पक्ष में था, ठीक है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि कानून जो है सब मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करो जब क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कर रहे थे, है ना, जब वो लोग स्टार्ट कर रहे थे कि प्रजातंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होने, प्रजा का शासन होना चाहिए, तब भी उन्होंने मत देने का अधिकार किसको दिया था? केवल संपत्ति वाले पुरुषों को दिया था। जो भी लोगों के पास, जो भी आदमियों के पास भी, औरतों की तो बात ही छोड़ दो, औरतों को तो मिला ही नहीं था, जो भी पुरुष जो थे या फिर महिलाएं जो थी उन्हें पूरा अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जिनके पास देखो पुरुष वो जिनके पास अपनी संपत्ति ना हो। थोड़े दिनों के लिए जब जैकोबिन शासन का टाइम था उस समय पर जो वयस्क एडल्ट जो भी जेंट्स होते थे, एडल्ट मेल को सफरेज यानी मताधिकार का अधिकार मिला था। हाउ एवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, नेपोलियन कोड में आया था उस समय, ठीक है, थोड़े समय के लिए नेपोलियन, मगर अगर हम बात करते हैं नेपोलियन ने भी क्या किया था, नेपोलियन संहिता में पुनः सीमित मताधिकार वापस आ गया। यानी कि जैकोबिन्स के टाइम पे कुछ जो मताधिकार मिला, नेपोलियनिक कोड जब आया तो वो खत्म हो गया फिर से, ठीक है। एंड रिड्यूस उसने कर दी थी वुमेन के स्टेटस को ऑफ अ माइनर। उसने क्या कहा था नेपोलियन कोड में, क्या कहा कि लेडीज़ क्या है, माइनर है, मतलब माइनर है, मतलब एक तरीके से जैसे आज बच्चा होता है माइनर कहलाता है, तो बोलते हैं माइनर है, ये अधिकार इसको नहीं है, अवयस्क एक तरीके से, है ना, उसको वोट वगैरह देने का अधिकार नहीं था, ऐसे महिलाओं को समझा जाता था उस समय। सब्जेक्ट दी अथॉरिटी ऑफ फादर्स और हस्बैंड्स के वो लोग अंडर में है, तो एक तरीके से इनको इसीलिए अधिकार नहीं था। अब थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th की अगर हम बात करें, पूरा 19th सेंचुरी में या अर्ली 20th सेंचुरी में बात करें तो विमेन और नॉन प्रॉपर्टाइड मैन जिनके पास एक तरीके से प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ऑपोजिशन मूवमेंट, है ना। आप हमें अधिकार नहीं दोगे तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ही ना। तो वही हुआ कि औरतों को और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों ने पूरा थ्रू आउट द 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में आवाज़ उठाई अपने अधिकारों के लिए, ठीक है। अब बात करें इकोनॉमिक स्फीयर में, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, इकोनॉमिक स्फीयर में देखते हैं तो लिबरलिज्म किस लिए आता है, ये वर्ड आता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कि भाई मार्केट्स फ्री होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, एबोलिशन होना चाहिए स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस का, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, यहाँ जाओगे तो टैक्स देना है, वहाँ जाओगे तो टैक्स देना है, फिर करेंसी चेंज करनी है, ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। तो उस चीज़ पे बोल रहे थे कि हमको यहाँ लिबरलिज्म चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं तो दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास की, जो नई मिडिल क्लास आ रही थी, ठीक है। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का एक एग्जांपल दे रहे हैं,
ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि भाई एबोलिशन करो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल पार्ट जो प्रिंसिपैलिटीज़ बनी थी, 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन बना था, ठीक है, उस पर। तो चलो वापस हम पूरा पैराग्राफ समझाते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक उस पर, तो वो क्या चाहते थे, बाज़ारों में मुक्ति हो। लोग क्या चाहते थे, लिबरलिज्म का मतलब क्या है, बाज़ारों में मुक्ति हो, काम करने की थोड़ी आज़ादी हो, है ना। चीज़ें हम खरीद रहे हैं यहाँ वहाँ बेच रहे हैं तो हम अपने हिसाब से देख लें, हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए चीज़ों और पूंजियों के आवागमन पे, मतलब पैसे के इधर उधर मतलब एक्सचेंज हो रहा है उस पर राज्य द्वारा कोई भी नियंत्रण ना हो, ठीक है, उसे ख़त्म करो। 19वीं सदी के दौरान अगर हम बात करते हैं तो मध्यम वर्ग की तो इस बात की बहुत ज़्यादा ज़ोरदार डिमांड कर रहा था, क्योंकि वही तो थे इंडस्ट्रियल, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ठीक है। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेश मिलकर क्या बन गए थे भाई, 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। अब इसने एक बड़ी अच्छी बात क्या करी थी यहाँ पर, दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी, और ये इनका क्या हुआ था, ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। 39 जो स्टेट थे उनकी पहले अपनी अपनी करेंसी थी, वेट थे, मेजर्स थे। एक मर्चेंट ट्रैवल करता था 1833 में, समझो हैब्सबर्ग से टू न्यूरमबर्ग जा रहा है, ठीक है, तो उस बेचारे को क्या करना पड़ता था, अपने माल को बेचने के लिए व्यापारी को क्या पड़ता था, 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था, और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी हर जगह 5% की। तो बड़ा मुश्किल है। उस समय का किस्सा बता रहे हैं कि न्यूरमबर्ग से ना हैब्सबर्ग से अगर कोई न्यूरमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, 5% हर जगह कस्टम ड्यूटी देनी। तो चीज़ कितनी महंगी हो गई, इस बेचारे का प्रॉफिट तो कितना कम हो गया, इस तरीके से चीज़ भी महंगी हो गई। तो ड्यूटीज़ वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट, और मेजर के हिसाब से लगाई जाती थी कस्टम ड्यूटी। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम, हर रीजन का अपना वेट और सिस्टम होता था। तो क्या होता था, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग, बड़ा कैलकुलेशन होती थी, है ना। यहाँ पर ये 1 किलो है, फिर ये आते आते 700 ग्राम रह गई, यहाँ पर ये 1.5 किलो हो गई, यहाँ पर ये 5 किलो हो गई, यहाँ पर ये पाव भरी रह गई। तो बहुत सरदर्दी थी ये सब, ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने मेजरमेंट अलग था, सबका वेट मेजरमेंट बिल्कुल अलग था। द मेजर ऑफ क्लोथ की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉज इले। इले क्या है, इले जैसे आप आपका मीटर में नाप रहे हो कपड़ा, ऐसे इले होता होगा उस समय। विच वॉज ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, है ना। 1 मीटर अगर हमारे यहाँ इतना है तो कहीं वो बोल रहे हैं कहीं इतना इले 1 मीटर है, कहीं इतना इले 1 मीटर है, कहीं इतना इले 1 मीटर है। तो वो नहीं समझ में आ रहा कि 1 मीटर है कितना एक्चुअली, है ना। तो हम बात करते हैं इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर हम बात करते हैं वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर का आपने कपड़ा लिया वहाँ पे, और मेज़ में आता थे 55.1 सेंटीमीटर हो गया। न्यूरमबर्ग में वो 65.6 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम बात करें फेरीबर्ग में वो फिर हो गया 53.5। तो बेसिकली आपको याद करना है कि इले क्या है यहाँ पर, ठीक है, एक मेजरमेंट यूनिट ही है, और ये याद करना है कि भाई सब जगह अलग अलग होती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पता ही नहीं चलता था क्या चीज़ कितनी है। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स, अरे बाप रे कितना मुश्किल हो जाता होगा ऐसी कंडीशंस। तो ऑब्स्टिकल्स तो लगनी है, रुकावटें लगती थी ऐसी कंडीशंस फिर, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सचेंज बाय ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास, इस तरीके से धीरे धीरे एक नई कमर्शियल क्लास आई, हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods, peoples, capitals। तो होता क्या है यहाँ पर भाई, देखो ऐसे में आता है एक नया वाणिज्यिक वर्ग, है ना, इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सचेंज बड़ा मुश्किल हो रहा था। कमर्शियल क्लास जो होती है, इकोनॉमिक ग्रुप वही है हमारा कमर्शियल क्लास जो है, ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे। वो कहते थे कि बड़ी भाई इस तरह का इकोनॉमिक एक्सचेंज हम जो कर रहे हैं, करेंसी बदले जा रहे हैं, और हम जो मेजरमेंट वगैरह सब गड़बड़ आ रहा है, तो बहुत इस तरीके से तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं, ठीक है। तो ये तर्क देते थे कि वस्तुओं को, लोगों को, पूंजी को ऐसा कुछ बनाइए आप कि सब जो है वो एकीकृत होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए सबके लिए, जिससे बाधा नहीं आएगी। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन बना, ज़ोल्वरिन, ये फॉर्म होता है एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया, और ज्वाइन किया था इसने बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको, ठीक है। तो 1834 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ोल्वरिन कब बना था, छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। तो 1834 में बना। इसमें अधिकांश लोग कौन थे, जर्मन राज्य से भी शामिल हुए थे, ठीक है। और इस संघ में क्या हुआ था, जो इस ज़ोल्वरिन एक संघ बनाया गया था, द यूनियन एबॉलिश, इसने किए थे टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टैरिफ बैरियर्स को इसने, ये ज़ोल्वरिन ने क्या क्या किया था, कब बना था, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से समझो। इसने एबॉलिश किए थे पूरे टैरिफ बैरियर्स को, एंड रिड्यूस कर दिए थे नंबर ऑफ करेंसीज, जो कि 30 से लेकर केवल कितने ले आया था, 2 तक, केवल 2 तरीके की करेंसी रह गई, जो कि 30 के आसपास थी। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे, फर्दर उसने भी स्टिमुलेट किया था मोबालिटी को। जब रेलवे आया
तो ऑब्वियस सी बात है लोग इधर गए उधर गए, व्यापार किया, इधर से इधर आना आसान हो गया, सामान ले जाना आसान हो गया, तो उससे भी एक बहुत बड़ी सहायता मिली, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ भी रेलवे होता है वहाँ पर तो एक तरीके से वो बढ़ ही जाता है, गतिशीलता बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के ना इधर उधर जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो उससे भी रेलवे के जाल से भी मतलब आर्थिक हितों में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और राष्ट्र जो था वो एकीकरण हो रहा था, नेशनल यूनिफिकेशन हो रहा था, मतलब लोग जो थे ना एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एक तरीके से होता है ना, कल्चर भी इधर उधर जाते हैं, लोग जाते हैं तो खान पान भी एक दूसरे का इधर उधर लेके जाते हैं, तो थोड़ी एकता की फीलिंग आती है फिर, ठीक है। अब अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और इस तरह से उस समय पनप रही जो व्यापक राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, जो नेशनलिस्ट के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने उसको काफ़ी मजबूत कर दिया था, ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने उसे काफ़ी मजबूत कर दिया था। अब आइए एक न्यू कंजर्वेटिज्म आता है आफ्टर 1815 के, 1815 के बाद नया रूढ़िवाद आता है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, अब क्या होता है जब नेपोलियन हार जाता है, 1815 में नेपोलियन हारता है, तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यूरोपियन जो गवर्नमेंट होती है ना, जब हमारा नेपोलियन हार जाता है तो ये प्रेरित हो जाती है रूढ़िवादिता की भावना से। रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो जो चाहते हैं कि जो चल रहा था वो चलता रहे। ये लोग क्या चाहते थे? राजा था, राजा ही रहना चाहिए वापस से, जो फैमिली के चीज़ें थी, मतलब वो सब चीज़ें चाहते थे कि वैसे ही हो जाए, ठीक है। सो कंजर्वेटिव्स क्या बिलीव करते थे? अब कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं नेपोलियन के मरने के बाद वापस से शासन में। कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि इस्टेब्लिश करना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी। ट्रेडिशनल क्या मतलब पहले की तरह हो जाए स्टेट और सोसाइटी, लाइक द मोनार्की फिर वापस आ जाए, चर्च वापस आ जाए, सोशल हेरार्कीज जो सामाजिक ऊंच नीच है वो वापस रहे, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, मतलब ये सब चीज़ें प्रिजर्व रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कंजर्वेटिज्म वाले लोग जो थे वो चाहते थे, कंजर्वेटिव्स चाहते थे। क्या चाहते थे? राजा वापस आ जाए, वो चाहते थे चर्च वाला सिस्टम वापस आ जाए, वो चाहते थे जो हम समाज में ऊंच नीच रखते थे ना हम लोग, ऐसा ही होना चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट रहना चाहिए और फैमिली जो है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। ज़्यादातर लेकिन कंजर्वेटिव्स ये नहीं चाहते थे कि जैसे भाई क्रांति के पहले का टाइम था वैसा ही आ जाए, मतलब वो अगर ऐसा होगा तो फिर से क्रांति ना हो जाए। तो रादर वो रियलाइज़ करते थे फ्रॉम द चेंजिंग इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, ठीक है, द मॉडर्नाइजेशन कोड इनफेक्ट द स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। उनको देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि बहुत सारे सुधार जो नेपोलियन के आए हैं उन्होंने उसको आधुनिकरण में वो कहते थे कि हाँ ठीक है, मतलब राजतंत्र में भी मजबूत बनाने में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बदली और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वही रहने दी एक तरीके से। पैराग्राफ को वापस से समझा रही हूँ। 1815 में नेपोलियन की जब हार हो जाती है उसके बाद यूरोपीय सरकारें होती हैं वो एकदम कंजर्वेटिज्म वाली भावनाओं में चली जाती हैं, बड़ी प्रेरित हो जाती हैं उससे। वो क्या चाहती थी? रूढ़िवादी क्या मानते थे? कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे? कि राज्य और समाज की जो स्थापित परंपराएं संस्थाएं हैं जैसे कि राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम, चर्च, समाज में ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को चाहते थे सब बनाए रखना चाहिए हमें। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले वाले दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि नहीं तो फिर से क्रांति हो जाती है। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये तो जान लिया था कि आधुनिकरण है ना, जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं वो इवन इनफैक्ट ताकत दे सकता है, मजबूत बना सकता है राजतंत्र को, ठीक है, वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है, ये बात थी। इट कुड मेक ए स्टेट पावर मोर इफेक्टिव, ज़्यादा ताकतवर बना सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनेमिक इकोनॉमिक, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म और फ्यूडलिज्म और सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन यूरोप। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो फिर राजाओं वाला जो शासन है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें अगर हम करते हैं कि अगर हम सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व, इन सब की समाप्ति जो हुई थी यूरोप में, मतलब राजतंत्र को ये सब चीज़ें क्या करेंगी भाई? एक मजबूती देंगी, ठीक है। किया था ना कि फेड्यूलिज्म जो था हमारा, सामंतवाद, उसको ख़त्म किया था, सर्वडम को ख़त्म किया था नेपोलियन ने, है ना। इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का काम किया गया था उस समय, जैसे अब IAS PCS ऑफिसर्स होते हैं ऐसी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी उस समय की भी। तो बोलते थे कि ये सब रहने दो, इन सबको नहीं चेंज करना है, ठीक है। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोप पावर्स लाइक ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, पर्शिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, वो इट कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, मेट एट विनाया। वो इस जगह पर आके मिलते हैं, वियना है सॉरी, और ये क्या करते हैं? ये एक सेटलमेंट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वियना की संधि भी। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय
ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, बहुत इंपॉर्टेंट है, वियना की संधि जो हुई थी उसमें किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। कब हुई थी? 1815 में। इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। द डायलेक्ट्स ड्रू अप द ट्रिटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस। ठीक है, तो क्यों आई वियना में जो संधि हुई, क्यों हुई थी? इसके प्रतिनिधि क्या हुआ था? 1815 में वियना संधि के लिए तैयार की गई थी ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी बदलाव नेपोलियन लेकर आया था ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स वो सब खत्म कर दो वापस से। ठीक है, बदलाव खत्म कर दो, ज़मीनें जिसकी थी उन्हीं राजाओं को वापस दो। अब क्या होता है? द बर्बर डायनेस्टी की हम बात करते हैं, बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब राजा को हटा दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, बर्बन डायनेस्टी से वो रिस्टोर कर दी गई उसकी पावर, वापस से वहाँ राजा बैठा दिया गया। और फ्रांस ने लॉस्ट कर दी थी अपनी टेरिटरीज जो भी इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, जो भी नेपोलियन ने जीती थी। ठीक है, फ्रांस की तरफ से जब युद्ध लड़ते हुए नेपोलियन जो जगहें जीत रहा था वो वापस से उन्हें दे दी गई, जहाँ के जिसकी भी थी। सीरीज ऑफ स्टेट्स बना दिए गए थे, सेट ऑफ बाउंड्रीज बना दी गई थी फ्रांस में टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए फर्दर। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया था, लोग जा रहे थे, जीत रहे थे, सब जगह जगह जाके नेपोलियन जीत रहा था। तो उन्होंने क्या किया? साइड साइड में सब बाउंड्रीज पे स्टेट्स बना दिए। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडिंग बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ और जिनियो वॉज एडेड टू डोमिनेंट इन साउथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया था, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। ठीक है, किसको कौन क्या दिया गया था भाई? पूर्व में अगर हम बात करें रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इस सब का उद्देश्य क्या था? कि उच्च राजतंत्रों की बहाली। ठीक है, जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, तो कि वापस उनको लेकर आओ, वापस उनको उनका राज्य दो। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था कि भाई अब नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम रहेगी। आगे देखते हैं। But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. लेकिन जो 39 states वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने महासंघ बनाया था नेपोलियन ने, उसको नहीं टच किया गया। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पार्ट दे दिया गया था पोलैंड का। एंड रशिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सिक्सोनी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की। क्या था? कि मोनार्की को वापस लाइए, वही सिस्टम राजतंत्र वाला। और दैट हैड ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जिनको नेपोलियन ने हटा दिया, उन राजाओं को वापस बैठाओ और क्रिएट करो न्यू कंजर्वेटिव ओवर इन यूरोप। ठीक है, फिर से कंजर्वेटिव मतलब चाहते थे कि हमारा शासन होना चाहिए। अब कंजर्वेटिव रेजीम्स सेटअप इन 1815 पर ऑटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रेजीम थी ना, पूरी रूढ़िवादी जो शासन व्यवस्थाएं थी बिल्कुल निरकुंज थी। ठीक है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। इनको तो मतलब कंजर्वेटिव्स को कुछ भी टॉलरेट नहीं करते थे क्रिटिसिज्म। अगर कोई इनके शासन की बुराई करे तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। डिसेंट असहमति इनको बर्दाश्त नहीं थी। एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़, और ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को दबा देना चाहते थे दैट क्वेश्चनड, जो क्वेश्चन पूछती हैं किसके ऊपर? द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, अगर कोई भी उनकी वैधता पर सवाल उठाए कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो वैध नहीं है, तो वो बिल्कुल उसको दबा देती थी, उसको दबाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप। ज़्यादातर ने तो क्या कर दिया था कंजर्वेटिव्स ने? सेंसरशिप लॉ लगा दी थी कंट्रोल करने के लिए। व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, कि भाई न्यूज़पेपर में आप कुछ नहीं लगा सकते हो। तो कंजर्वेटिव्स एक तरीके से चाहते नहीं थे ना कि दोबारा से मतलब लोगों में कोई ऐसी फीलिंग आए, क्योंकि वो तो वापस मोनार्क सिस्टम लाना चाहते थे, अपना शासन चाहते थे। तो वो बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेस पे, सॉन्ग्स पे, कोई भी जो रिफ्लेक्ट करे आइडिया ऑफ लिबर्टी का और फ्रीडम का, तो उन सब चीज़ों पर इन्होंने रोक लगा दी जो भी था एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। द मोनार्की ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, नॉट मोनार्की, लेकिन वो भी कंटिन्यू चलती रही लिबरलिज्म वाले लोगों के दिमागों में। और वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट वो थे क्रिटिसाइज करना न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को। वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किस चीज़ का हो रहा था कि भाई प्रेस को पे जो सेंसरशिप कंजर्वेटिव्स ने लगाई है वो तो नहीं होनी चाहिए, मतलब अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको मिलना ही चाहिए, वो लोग ये कहते थे जो रेवोल्यूशनरीज थे। ठीक है, अब इसका लास्ट आ जाते हैं, बस लास्ट यही है रेवोल्यूशनरी वाला टॉपिक इस वीडियो में।
ड्यूरिंग द ईयर्स द रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1815 अ फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। अब होता ही है कि 1815 में दमन के भय से है ना लग रहा था कि भाई इनका रिप्रेशन हो जाएगा, इनको दबा दिया जाएगा। जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो उदारवादी नेता थे, ठीक है, ये सब अंडरग्राउंड हो गए और सीक्रेट सोसाइटी बना लेंगे, खुल के काम नहीं कर सकते थे। वापस राजाओं का शासन आ गया। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप हुई, बहुत जगह जगह नई नई बनी। इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स में ट्रेंड करने के लिए रेवोल्यूशनरीज को स्प्रेड करने के लिए अपने आइडियाज़ को। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, मिंट मतलब क्या होता था, रेवोल्यूशनर का मतलब क्या होता था, क्रांति का मतलब क्या है इनके लिए, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कल फॉर्म्स। तो मतलब क्या कहते थे कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, क्रांतिकारी क्या कह रहे थे कि इस मोनार्कल फॉर्म्स को हम सब इसका विरोध करेंगे जो भी इस्टेब्लिश हुई है वियना की संधि में, वियना कांग्रेस में। वियना कांग्रेस में यही तो किया गया था ना कि जो भी थे, नेपोलियन ने जो भी चीज़ें जगहें जीती थी वो वापस राजाओं को दे दी गई थी, वापस राजाओं वाला शासन आ गया, कंजर्वेटिज्म बढ़ गया। तो ये लोग क्या चाह रहे थे आप क्रांतिकारी कि भाई ये सब वापस जो है वो हम इसका विरोध करेंगे एक तरीके से राजाओं वाला, और फाइट करेंगे लिबर्टी के लिए नेशन की। मोस्ट ऑफ दिस, क्योंकि राजाओं के शासन में लिबर्टी नहीं होती ना बेटा, मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम। ये लोग ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे मानते थे कि भाई नेशन स्टेट्स बनने ही चाहिए, ठीक है, यही हमारा पार्ट है कि स्ट्रगल का फ्रीडम की। वन सच, अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो वन सच इंडिविजुअल वर्स था इटालियन रेवोल्यूशनरी गुसेप्पी मजीनी। ये एक क्रांतिकारी था जिसका जन्म हुआ था जिनोया में 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना था कार्बोनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज ए यंग मैन ऑफ 24 साल का ये लड़का था। ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल, इसको वनवास के लिए एक तरीके से भेज दिया था ना, निकाल दिया था जगह से 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन। इसने किया था लग्यूरिया में, ठीक है, तो इसको लग्यूरिया से हटा दिया गया था, वहाँ पे इसने क्रांति करी होगी कोई। ही सब्सिक्वेंटली साथ ही साथ लेकिन ये क्या करता रहा, फाउंडेड 2 मोर, इसने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बना ली। कौन कौन सी बनाई थी, फर्स्ट यंग इटली इन्होंने बनाई थी मर्सलस में, और दूसरी इन्होंने बनाई थी यंग यूरोप इन बर्न में, ठीक है। याद रखना है सीक्रेट सोसाइटीज़ के नाम है ये। किसने बनाई थी, गुसेप्पे मजीनी ने बनाई थी, 24 साल का ये लड़का, ठीक है। और आगे आते हैं, फिर क्या होता है इसके बाद, यंग यूरोप इन बर्न में क्या हो रहा था, जिनके मेंबर थे लाइक माइंडेड लोग। यंग यूरोप बर्न जो बनाया है इसने, इसमें लोग कौन से थे जिनकी सोच एक जैसी थी, ठीक है। ये लोग कहाँ के थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन स्टेट्स के, ठीक है। मिज़नी क्या बिलीव करता था कि गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली गुसेप्पे मजीनी कह रहा था कि भाई ये राजाओं वाजाओं शासन नहीं होना चाहिए, नेशन स्टेट्स बनने चाहिए। तो इसने जो ये सोसाइटी बनाई थी यूरोप वाली, यंग यूरोप इन बर्न में, इसमें लोग भी वही थे जो लोग खुद भी ऐसा ही सोचते थे, ठीक है। लाइक माइंडेड मतलब जो लोग ऐसा ही सोचते थे वही लोग इसमें आ गए थे इसके साथ, ठीक है। और वो यही कहता था कि जो भगवान है ये तो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र बनने चाहिए, तो प्राकृतिक इकाई है एक तरीके से। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, और इस तरीके से इटली नहीं रहेगा पैच वर्क, को नहीं चाहता था इटली पैच वर्क बना रहे, है ना, छोटी छोटी जगहों का। वो कहता था नेशन स्टेट्स बनाइए। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए विद इन द वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, है ना। एक बड़ी ज़मीन पर ये छोटे छोटे टुकड़े जो बना रखे, एक बड़ा सा एक नेशन स्टेट बनाओ इनकी बजाय। फॉलोइंग द मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर, इस तरह के मॉडल पे ही क्या हुआ था, यहाँ से होगा। दिस यूनिफिकेशन अलॉन कुड बी द बेस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ये यूनिफिकेशन, ठीक है, ये जो यूनिफिकेशन हुआ था, इटली जो छोटे छोटे राज्यों प्रदेशों में पैबंदों में तरह तरह से नहीं रह सकता था उन्होंने कहा, तो जो जोड़कर राष्ट्रों में व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। इनका मतलब यही था कि आप इसको एक करिए, पूरा इटली को एक बनाइए। यूनिफिकेशन होता है आगे इटली का। इस मॉडल को फॉलो करते करते जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में भी इस तरह की सोसाइटीज़ बनने लगी। मिज़नी ने रेंटलेस, मिज़नी का लगातार जो चलता रहा अपोजिशन मोनार्की के खिलाफ एंड इस विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, उसने डरा दिया था पूरा कंजर्वेटिज्म को, है ना, क्योंकि आप लगातार एक चीज़ के खिलाफ काम करते ही जा रहे हो। तो मैटरनिच ने को डिस्क्राइब किया था बल्कि एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। कंजर्वेटिव्स तो उस समय यही कहने लगते थे कि मैटरनिच जो था वो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि वो लोगों को समझा रहा था ना कि कंजर्वेटिज्म अच्छा नहीं है, मोनार्कल सिस्टम सही नहीं है, छोटे छोटे पैच वर्क में नहीं होना चाहिए, भाई पूरा एक नेशन स्टेट बनाइए, ठीक है। तो बस यहाँ खत्म होता है हमारा वीडियो, और अब हम अगला टॉपिक लेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।